हेलो दोस्तों। आज हम लोग असित कुमार हलदार जी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए हम सीधे इनके बारे में बात करते हैं। असित कुमार हलदार जी का जन्म 1890 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था और 1964 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इनका देहांत हुआ था। ठीक है, और इनको लखनऊ का कलाकार बोला जाता है। हालांकि इनकी शिक्षा जो हुई ये कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में इनकी शिक्षा हुई, लेकिन फिर भी इनको लखनऊ का कलाकार बोला जाता है क्योंकि लखनऊ कला विद्यालय में ये प्रथम वहाँ के प्रधानाचार्य थे। ठीक है, तो इसके लिए इनको लखनऊ, ये एक तरीके से कहें तो इनकी कर्म भूमि जो रही है वो लखनऊ रही है। ठीक है, लखनऊ, इसलिए इनको कहा जाएगा कि उत्तर प्रदेश के कलाकार हैं। तो उत्तर प्रदेश के अगर एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण कलाकार हैं असित कुमार हलदार। इनका जन्म 1890 और मृत्यु 1964 में लखनऊ में ही हुई थी। इनकी शिक्षा जैसा कि हम बता चुके हैं कलकत्ता गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट में हुआ था, और जब इनकी शिक्षा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट में 1906 ईस्वी में, ठीक है, 1906 ईस्वी में वहाँ पे इन्होंने एडमिशन लिया था 1906 में, और वहाँ के प्रिंसिपल थे अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो अवनींद्रनाथ टैगोर इनके क्या हो जाएंगे? गुरु। ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर इनके गुरु हो जाएंगे। फिर देखिए कुछ समय तक 1911 से 1911 से 1923 तक 1911 से 1923 तक ये शांति निकेतन के कला भवन में अध्यापक रहते हैं। 1923 ईस्वी में ये जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट चले जाते हैं। एक साल तक 1923 में ये जयपुर आ जाते हैं और एक वर्ष तक इन्होंने यहाँ पे अध्यापन कार्य किया। उसके बाद ये लखनऊ कला विद्यालय में प्रिंसिपल के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया और वहाँ के लखनऊ के प्रथम प्रिंसिपल भी बनते हैं। लखनऊ कला विद्यालय के प्रथम प्रधानाचार्य भी बनते हैं। ठीक है, लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रथम प्रधानाचार्य। अब देखते हैं कि इनकी प्रसिद्धि किस रूप में थी। ऊपर हम लोगों ने देख लिया, इनका जन्म देख लिया कब हुआ था, इनकी शिक्षा कहाँ हुई थी वो भी देख लिया, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट कलकत्ता में। इनके गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर 1906 में इन्होंने कला विद्यालय में प्रवेश लिया था। उसके बाद ये प्रधानाचार्य बनते हैं लखनऊ कला विद्यालय के। उसके बीच में हमने 2 और समय देख लिया कि शांति निकेतन में इतने वर्ष तक, और उसके बाद 1 वर्ष तक इन्होंने 1923 में और 24 में ये जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट में भी शिक्षक रहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं लखनऊ और इन्होंने यहाँ पे पदभार ग्रहण किया और साथ ही यहाँ के प्रधानाचार्य भी बनते हैं। अब देखते हैं कि इनकी प्रसिद्धि किस रूप में थी। तो मुख्य रूप से तो ये चित्रकार थे। ठीक है, अगर मुख्य रूप से बात करेंगे तो चित्रकार थे, साथ ही एक उत्कृष्ट कवि भी थे, विचारक थे और एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षक भी थे। तो इनको हम मुख्य रूप से बात करेंगे तो चित्रकार थे, लेकिन साथ ही कवि, विचारक और शिक्षक भी थे। अब ये देखिए इनके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इन्होंने अजंता, जोगीमारा और बाघ तीनों गुफाओं की क्या की थी? इन्होंने प्रतिलिपियां बनाई थी। ठीक है, प्रतिलिपियां बनाई थी और इनके समझ लीजिए कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है याद करना। अजंता का इन्होंने प्रतिलिपि 1910 ईस्वी में बनाई थी। ठीक है, 1910 में अजंता की लेडी हेरिंगम की अध्यक्षता में बनाई था। ठीक है, उसके बाद इनके साथ नंदलाल बोस भी रहते हैं। जोगीमारा की प्रतिलिपियां 1914 में और बाघ की 1921 ईस्वी में इन्होंने प्रतिलिपियां बनाई थी। तो ये इसके बारे में भी आपको अलग से देखना पड़ेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है हम कभी इसके बारे में डिटेल बताएं। देखिए, और साथ ही हमने यहाँ पे बताया था एक उत्कृष्ट कवि भी थे। ठीक है, तो इन्होंने कई सारी पुस्तकें भी लिखी हैं। ठीक है, लेखक भी थे, चाहे तो यहाँ जोड़ लें। तो इन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी थी जो कला के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे ललित कला की धारा, आर्ट एंड ट्रेडिशन, इंडियन कल्चर एट ग्लांस, गौतम गाथा,
रूपदर्शिका और भी इनकी पुस्तकें हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि अवनीन्द्रनाथ टैगोर बंगाल कला शैली के जन्मदाता थे और ये इनके गुरु भी थे। तो ये भी कौन सी शैली के? ये भी बंगाल शैली के ही कलाकार रहेंगे, ठीक है। और बंगाल शैली के कलाकार ज़्यादातर वॉश टेक्निक में सिद्धहस्त रहेंगे, ठीक है। वॉश शैली की खोज की थी अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने भारत में वॉश टेक्निक की, और इसी वॉश को इनके शिष्यों ने पूरे देश में फैलाया। लखनऊ में वास्तु चित्रकला शैली के जन्मदाता भी माने जाएंगे। और इन्हें इनके जो विषय थे वो भारतीय होते थे और इनके ऊपर अजंता शैली का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव था, ठीक है। अजंता शैली का इनके चित्रों पर प्रभाव देखा जा सकता था, अजंता शैली का। और अजंता का इन्होंने अनुकृतियां भी बनाई थी, तो इसकी वजह से भी इनका प्रभाव पड़ना लाजमी था। इनकी शैली को गीतात्मक शैली भी कहा जाता है, ठीक है। गीतात्मक शैली भी कहा जाता है। वैसे भी कवि भी ये थे। कहा जाता है कि काष्ठ पर मतलब लकड़ी पर इन्होंने लाख की वार्निश करके टेम्परा विधि से चित्रण की एक नई टेक्निक का इन्होंने खोज कर दिया था, ठीक है। उसी को लैसिट तकनीक कहा जाता था, लैसिट तकनीक। और इनके नाम पर इलाहाबाद संग्रहालय में इनके नाम पर एक हालदार गैलरी भी है, तो चाहे तो उसको देखा जा सकता है। इलाहाबाद, जिसका अब नाम प्रयागराज है, तो वहाँ पे इनके नाम से एक संग्रहालय ही है, ठीक है। इलाहाबाद संग्रहालय में इनके नाम से एक गैलरी बनाई गई है। जब जॉर्ज पंचम का भारत आगमन हुआ था तो उनके सामियाने को भी असित कुमार हालदार ने ही सजाया था, ठीक है। कलकत्ता में जॉर्ज पंचम के सामियाने को भी असित कुमार हालदार ने ही सजाया था। और ये वॉश टेक्निक में सिद्धहस्त थे। साथ ही जल रंग, टेम्परा, तैल रंग और ये कुछ लीनो कट भी किए हैं जो इनका प्रसिद्ध है। एक चित्र है दांडी मार्च लीनो कट में, तो वो भी इनका प्रसिद्ध रहा है, ठीक है। तो काफी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और इनको कहीं ना कहीं कला विरासत में मिली थी। इनके पिताजी भी कलाकार थे। इनके प्रसिद्ध चित्रों की अगर बात करें तो संगीत की लौ इनकी एक प्रसिद्ध चित्र है। संगीत की लौ, प्रकृति की आत्मा, अकबर और बुढ़ापा, प्यार में धोखा, जुलूस, कुणाल और अशोक, सह अस्तित्व, अल्हड़ यौवन, कृष्ण और यशोदा, रोजी रोटी। तो इन्होंने कई अलग अलग विषयों पे इन्होंने और भी बहुत सारे चित्र बनाए थे, ठीक है। रोजी रोटी आदि इनके बहुत सारे चित्र थे। इन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं, रामायण, पौराणिक आख्यान, साहित्य ग्रंथों, मेघदूत, ऋतु संहार, उमर खयाम और आदिवासी महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और 1959 ईस्वी में ये ललित कला अकादमी के सदस्य भी बने थे।